आइए बच्चों, आज हम एक क्लास 10th का नया टॉपिक लेकर के आए आपके लिए। क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे, सिमिलर पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे जिसको अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। सारी चीजें आपको वन बाय वन मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, तो आप बस बने रहिए और एक एक बात को समझते जाइए। अब सबसे पहले अपने इसमें आता है कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, तो ये तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इस साइन से कुछ चीजें स्पष्ट होगी, जैसे आप ध्यान से देखिए, ये जो सिमिलर है, तो सिमिलर का जो साइन है आप इसको देख पा रहे होंगे। और इससे अपन को क्या समझ आता है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि शेप कैसे होने चाहिए, सेम। शेप सेम होने चाहिए। क्लियर है? ये रिप्रेजेंट करता है जब कभी भी टू फिगर्स को अपन बता रहे हैं कि वो सिमिलर है, तो उनके शेप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब वहीं पर यदि अपन बात करें इसमें, तो इसमें देखो ये सिमिलर जैसा ऊपर साइन तो दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ नीचे आपको इक्वल का साइन भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि शेप तो सेम होने ही चाहिए। इनके शेप तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। शेप तो सेम होने चाहिए, पर शेप सेम होने के साथ साथ इनकी साइज भी क्या होनी चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए। साइज भी कैसी होनी चाहिए, सेम। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आप, सिमिलर की बात कर रहे हैं अपन, तो ये ट्राइंगल है आपके पास और एक ये ट्राइंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? अब जैसे इस ट्राइंगल की साइड है 5 सेंटीमीटर, ले लेते हैं अपन, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इस बड़े वाले ट्राइंगल की साइड को ले लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों शेप सेम है और इनके साइड्स का रेशियो यदि लगभग सेम आ रहा है, दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो अपन इनको क्या बोल सकते हैं कि ये जो है दोनों ही शेप क्या है, सिमिलर। बट यहाँ पर अपन बात करें कॉन्ग्रुएंट की, तो इसमें क्या है, शेप तो सेम होने ही चाहिए। शेप सेम होने के साथ साथ इनकी साइज भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी अपन इनको क्या बोल पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैं डेफिनेशन भी बोल के बता देता हूं, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द सेम शेप एंड द सेम साइज, शेप सेम एंड द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और सिमिलर की बात करें तो टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। इनके लिए क्या बोला गया है कि शेप तो सेम होने चाहिए, परंतु इसमें साइज मैटर नहीं करती। नॉट नेसेसरी द सेम साइज, मतलब साइज जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो जैसे कॉन्ग्रुएंट की बात कर लेते हैं अपन और दो फिगर ले लेते हैं। यहाँ पर ये अपने पास है टू फिगर्स, एक ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। अब ये दोनों ही ट्राइंगल की मान लो अपने पास साइड है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये कोई सर्कल है और सेम साइज का, सेम रेडियस का एक और सर्कल है, इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है। और अपने पास जो सेकंड वाला सर्कल है, इसकी रेडियस भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दोनों की साइज भी सेम है। ठीक है, तो इन दोनों ही सर्कल को भी अपन बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ सिमिलर की बात करें तो ये सर्कल है अपने पास एक, और एक ये वाला सर्कल है, तो ये दोनों ही सर्कल को अपन क्या बोल सकते हैं, इनको सिमिलर बोल सकते हैं। दोनों ही सर्कल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। और इस टाइप के दोनों ही सर्कल को अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो फिर से समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना आप। क्या क्या बताया मैंने आपको, बताया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तब अपन उन फिगर्स को क्या बोल पाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये साइन आपको इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी साइज सेम होनी चाहिए। और ये सिमिलर जैसा जो साइन है सिमिलर का, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके शेप सेम होने चाहिए। यहीं पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसे, दिखने में एक जैसे, उनकी साइज मैटर नहीं करती है। जैसे ये आपको मार्कर्स दिखाई दे रहे होंगे,
ये दोनों मार्कर्स दिखने में एक जैसे हैं, पर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनके साइज डिफरेंट डिफरेंट है। देखो इनके साइज में यहाँ कुछ डिफरेंट दिखाई देगा आपको, तो इसलिए ये दोनों जो मार्कर्स है ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यदि अपन इन मार्कर्स की बात करते हैं, ये कलर डिफरेंट है पर इनको ध्यान से देखोगे आप तो देखो जैसे, तो ये दोनों ही जो मार्कर है, देखो आप इनको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इनका शेप भी सेम है और इनकी साइज भी आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगी। देखो इनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम है, तो इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और यदि दोनों ही मार्कर्स जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक मार्कर ये है और एक ये ले रहे, ये देखोगे आप ध्यान से तो इनकी साइज थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, तो इसलिए दोनों मार्कर्स क्या है, सिमिलर। दिखने में तो एक जैसे ही मार्कर को देख रहे तो अपन, क्लियर है। तो जिनके शेप सेम होते हैं पर साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, शेप सेम होते हैं बट साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है, उन्हें हम सिमिलर बोलते हैं। जिनके शेप सेम होते हैं और साइज भी सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्लियर है। अब सिमिलर की बात करते हैं। इस सिमिलर में भी दो कंडीशन बताऊंगा मैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल भी बताएंगे और सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स भी बताएंगे, तो उनकी कंडीशंस भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है। अब और कुछ बातें और है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे सिमिलर में आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है, ये क्लास 10th में कई बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, तो आप ध्यान दीजिए क्या क्या पूछे गए। आपसे बोलेगा ऑल सर्कल्स आर, और फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा आपको, ऐसे बोलेगा ऑल सर्कल्स आर डैश, तो यहाँ पर इनको क्या लिखना है, सिमिलर। क्या लिखेंगे, सिमिलर। सारे सर्कल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। वहीं आपसे और भी पूछा गया है यहाँ पर, ऑल स्क्वायर्स आर, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा अपना सिमिलर। क्या आ जाएगा, सिमिलर। ठीक है। और आपसे बोला जाए ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या बोला जाए, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिमिलर। क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है। इनका रीजन तो देखिए, जब आपसे ऑल सर्कल्स की बात करें तो सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर की बात करें तो मैं जैसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना स्क्वायर की बात को। जैसे ये कोई स्क्वायर ले लिया अपन ने और एक ये स्क्वायर लिया हुआ अपन ने, ठीक है। अब अपन यदि बात करें तो सिमिलरिटी की जो कंडीशंस होती है वो मैं बता देता हूँ। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स जब पढ़ते हैं, मैं आगे बताऊंगा वैसे तो आपको, तो इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए इक्वल, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या क्या बताया मैंने, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन होती है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपके पास स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है, तो इसकी साइड को अपन लेट कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हो इसकी सारी साइड 5 5 हो जाएगी, और इसकी साइड जैसे 10 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइड कितनी हो जाएगी, 10 10 हो जाएगी, स्क्वायर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90, ये 90 और ये भी 90। तो ये सारी साइड कितनी कितनी है, 5 5 सेंटीमीटर की साइड है, और ये सारी कितनी हो जाएगी, 10 10 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी। क्लियर है। ये सारी साइड आपके पास हो गई 10 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ ध्यान से समझिए आप इस बात को कि क्या बताया मैंने, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 90 डिग्री के होते हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो कैसे है, इक्वल है।
वही दूसरी कंडीशन अपन देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके कैसे हैं, इक्वल, और इन्हीं के साथ साथ इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम। तो इनके साइड्स का रेशियो यदि अपन देखें तो देखो यहाँ से 5 और 10 है, मीन्स 1:2, यहाँ भी 5:10, 1:2, 5:10, 5:10। तो सभी जगह इनका जो साइड्स का रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। इसलिए ये सारे के सारे ही जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसी तरीके से सारे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मैं जल्दी से बता रहा हूं, आपको ध्यान से देख लेना थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे एंगल 60-60 के रहेंगे, तो इसके भी सारे एंगल 60-60। इसका मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। एक कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यदि ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5 रहेगी। यदि ये साइड्स 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो जैसे अपने पास कोई भी दो ट्राइंगल है, इनकी सिमिलरिटी होती है, क्या होती है, तो ध्यान सुनिए। टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से मैं बताता हूं आपको, एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको और भी याद रह जाएगा। क्या है बोला मैंने, दे आर करस्पॉन्डिंग साइड, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कर लेते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, सेम रेशियो को ही प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। जैसे ये 60 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितने का है, 60 डिग्री। यदि ये 60 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितने का है, 60। ये 60 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितने का है, 60। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे है, इक्वल। मतलब पहली कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इसका रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम। तो जैसे अपन इसको देखते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है और ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इनके साइड्स का रेशियो देखो, यहाँ 2:4 है, यहाँ भी 2:4 और यहाँ भी आपके पास क्या है, 2:4। तो इनके साइड्स का रेशियो जब निकालोगे, जैसे 2:4, फिर यहाँ भी क्या है 2/4 और फिर यहाँ भी आ जाएगा 2/4। तो इनके साइड्स का रेशियो निकालोगे तो सभी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, मीन्स 1:2 आ जाएगा सारी साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो प्रोपोर्शनल। ऐसे ही यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ साइड दोनों की सेम है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है आपके पास। तो ये सारी साइड्स 10-10 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ ये दोनों जब साइड इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो क्या ये सिमिलर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इन्हें बिल्कुल आप सिमिलर बोल सकते हो, क्योंकि ये तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है और इनके साइड्स का रेशियो तो सेम, छोड़ो इनके साइड्स ही सेम है यहाँ पर, देखो क्लियर है। तो ये तो बिल्कुल 100% सिमिलर रहेंगे ही। और इनकी जो ये साइड्स है, यदि रेशियो भी निकालोगे तो भी इक्वल निकलेगा दोनों की साइड्स का, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, क्लियर। आप ऐसा बोल सकते हो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आपने सिमिलर फिगर बताए उनकी साइज और शेप दोनों इक्वल हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके शेप तो सेम हो बट साइड डिफरेंट डिफरेंट हो। इसलिए अपन सभी सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते,
परंतु सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सिमिलर बोला जा सकता है, परंतु सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है। अब अपन बात कर रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या है, कोई भी पॉलीगन हो बस उनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ ये है, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक पहली कंडीशन तो इसमें आती है कि टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, तो यहां उससे पहले आपको ध्यान रखना है सेम नंबर ऑफ साइड्स। उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम। किसकी, दोनों ही फिगर्स की, जो जिनका भी आप कंपैरिजन कर रहे हो या सिमिलर बता रहे हो उनकी। जैसे दोनों ही स्क्वायर है, तो ये 4 साइड का फिगर है, तो ये भी कितने साइड का फिगर है, 4 साइड का। ये कितने साइड्स का है, देखो यहाँ पर 6 साइड का दिखाई दे रहा है, तो ये भी 6 साइड का। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। फिर जाकर के अपन उनमें क्या क्या कंडीशन बताएंगे तब वो सिमिलर हो पाएगी। तो उसकी पहली कंडीशन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। और दूसरा क्या है कि उनकी साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम। साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर। तो जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ये 90 90 90, तो ये भी कितने कितने डिग्री के, सारे 90 90 90 के हैं। और ये 10 10 10 सेंटीमीटर है, तो ये सारी साइड 5 5 सेंटीमीटर है। तो जब इनका रेशियो फाइंड करोगे तो सारे साइड्स का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। गुड। तो इसमें भी वही है कि इनके सारे एंगल्स मान लो जो इक्वल है और इनकी साइड्स का रेशियो यदि सेम है, तो ये दोनों फिगर्स भी क्या रहेंगे, सिमिलर। पर क्या कंडीशन याद रखनी है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल यदि आ जाते हैं, मतलब सारे ही एंगल इन सारे ही एंगल के इक्वल जाते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ये हो गए आपकी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक कंडीशन फॉलो हो गई यहाँ पर। सेकंड क्या है, इनकी साइड्स का रेशियो यदि सेम है, चाहे ये इक्वल रहे या फिर ऐसा हो जाए 2 सेंटीमीटर ये 4, ऐसे ही सारी साइड यदि ये 2 2 2 आ गए अपने पास, ये कितने आ गए, 4 4 4 आ गई सारी साइड्स, तो इनका रेशियो सेम निकलेगा। तो साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, साइड्स का रेशियो होना चाहिए सेम। इसी को प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्लियर। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, पहले थेल्स थ्योरम का यहाँ पर अपने एमपी बोर्ड में ज्यादातर अभी तक कई बार इसको पूछ लिया गया है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो इसको ध्यान समझना। और ये जो थेल्स थ्योरम है ये कई सारी जगह यूज होती है अपने क्वेश्चंस में, और यहीं पर इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी होता है, जो भी कई सारी जगह यूज होगी। तो मैं दोनों को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ध्यान समझे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को बोलते हैं, एक और नाम इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपसे सबसे पहले इसको 2 मार्क्स में स्टेटमेंट पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, और या फिर ऐसे आ सकता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या है, तो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। इफ ए लाइन इज ड्रॉ, इफ ए line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, other two sides are divided in the same ratio। जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूं, आप ध्यान सुनिए इनको। यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको गिवन रहेगा कि ये जो दोनों लाइंस है, ये जो डी है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। डी पैरेलल है बीसी के। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन साइड्स के रेशियो को सेम बता सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं।
जैसे एडी, यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल, उस कंडीशन में एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। क्लियर है? एक तो ये बनेगा। एक और कंडीशन बनती है यहाँ पर यदि आपको ये गिवन है तो आप लोग थेल्स थ्योरम से ये राइट कर सकते हो। एक और बन जाएगा, यदि आपको गिवन है डी पैरेलल बीसी, तो एक और कंडीशन बन सकती है, उसको ध्यान समझना। आप क्या राइट कर सकते हो, एडी अपॉन में राइट कर सकते हैं ए बी, एडी अपॉन ए बी। यहां पर ने लिखा था एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। क्लियर है? यहां राइट कर रहे हैं अपन एडी अपॉन ए बी, मतलब इस एडी वाली साइड के डिनोमिनेटर में पूरी ए बी साइड है, तो इधर क्या आ जाएगी, एई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा एसी। क्या आ जाएगा, एई इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एसी। क्लियर है? ये रिजल्ट बनता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके इक्वल में एक और बन सकता है, क्या बन सकता है, ये भी लिख देते हैं, बहुत बार इसका भी यूज हो जाता है। जो डी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखें। मैंने क्या बोला था, फिर से बोल के बता रहा हूं आपको इस थ्योरम को। क्या बोला गया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, two sides are divided in same ratio। क्लियर है? अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसी का कन्वर्स पढ़ रहे हैं अपन, इसी का उल्टा, इसका विलोम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है? तो यहाँ है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको लाइंस पैरेलल गिवन है, तब जाकर के आप साइड्स के रेशियो को इक्वल बताओगे। इसमें क्या है, इसमें आपको साइड्स के रेशियो यदि इक्वल गिवन रहेंगे तो आप लाइंस को क्या बताओगे, पैरेलल। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसमें आपको साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन रहेगा, तब जाकर के आप दोनों लाइंस को पैरेलल बताओगे। इसमें आपको लाइंस पैरेलल गिवन है, तब जाकर के अपन साइड्स के रेशियो को क्या बता रहे, इक्वल बता रहे। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप, मैं बता रहा हूं ध्यान से। यहाँ पर आपको गिवन है एडी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी। क्लियर है? यदि ये कंडीशन गिवन है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल, मींस डी पैरेलल हो जाएगी आपकी बीसी के, डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। क्लियर है? ये रिजल्ट भी आ जाए तो भी आप इनको दोनों को क्या बता सकते हो, पैरेलल। जैसे कभी आपके पास आ गया एडी अपॉन में आ जाए ए बी इक्वल आ जाएगा एई और उसके डिनोमिनेटर में आ जाए एसी, तो भी आप लोग इन दोनों ही साइड्स को मींस डी पैरेलल बोल सकते हो बीसी के। यहाँ क्या लिखोगे रीजन, तो यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यहाँ रीजन देना होगा आपको ये थेल्स थ्योरम का। क्लियर है? और इसका स्टेटमेंट भी कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्या है, आपसे पूछ ले कभी क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर पूछा जाए राइट द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है? तो ये क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है? ये है इसका स्टेटमेंट। क्लियर? तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर अपने पास एक और है, टाइम पीरियड ऑफ कबिथेल्स का आपसे पूछा जाए, पूछ लिया जाता है मैथ्स में, तो ध्यान रखना इसका 640 टू 546 बीसी है, किनका, थेल्स का टाइम पीरियड। और यहाँ पर आपके लिए एक थ्योरम और है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको कई सारी जगह यूज होता है इस मैथ्स में, जैसे चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में बहुत ज्यादा यूज है इनके। क्लियर है? इसमें भी है, तो कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान से समझना इसको। जैसे क्या बोला जाता है, क्या स्टेटमेंट है, कभी स्टेटमेंट भी आ जाता है, तो ध्यान देना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। फिर आगे लिखेंगे अपन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to the sum of the square of the other two sides, other two sides। क्लियर है, ये है। जैसे अदर टू साइड्स कौन कौन सी है, तो अदर टू साइड में एक तो बेस है और एक क्या है, परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये दो है अदर साइड। क्लियर है, ध्यान सुनना। इन राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होगी, मतलब ये एंगल आपके कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। क्लियर है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर ये हम लिख रहे हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल। तो ये है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ आपके पास बेस, इसका स्क्वायर। क्लियर है, ये है। जैसे ये साइड है आपके पास, तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है, इनको ध्यान रखने, ये दो रिजल्ट बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन से, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इनको आगे पीछे भी राइट किया जा सकता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम रहे तो उनका समाधान हम अगले वीडियो में करते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम लगे आप उसमें कमेंट जरूर करके बताएं। ये चैनल है हमारा और ये इंस्टाग्राम पर भी है, तो ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, पर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसका जरूर ध्यान रखें।